जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करेंगे जी आज हम लोग। वो उन न्यूमेरिकल्स की बात होगी जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, तो इनको अगर आप तवज्जो से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं जी एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि प्रेशर की स्टैंडर्ड जो कंडीशंस हैं प्रेशर और टेम्परेचर की, उसके अंडर आपने नाइट्रोजन की स्पीड निकालनी है। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं जी? डाटा आपको दिया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स 273 केल्विन, अगर आप उसको केल्विन में देखते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपने निकालनी है। फार्मूला आप लोग जानते हैं जी, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था प्रेशर ऑफ अ गैस के बाद जो इसको टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन से निकाला था कि 2/3 के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो इधर से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो बन जाती है 3 kT/m। मतलब ये टर्म 3 kT उधर चली गई और m से डिवाइड कर दिया। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो वो क्या होगा जी? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दिस दिस विल बी √3 kT/m। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके पास आ रहा है। अब आपको इसमें के भी पता है, टेम्परेचर भी पता है। जस्ट एक चीज आपने फाइंड करनी है विच इज द मैस, और मैस ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो वहां से हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो जो मैस होता है इसका फार्मूला होता है जी मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर आप जो है वो किसी भी गैस का, जैसे नाइट्रोजन गैस का निकाल रहे हैं, तो नाइट्रोजन का मोलर मैस होता है 28 ग्राम। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू ये होती है 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते हैं, ये ग्राम से किलोग्राम में जाएगा। तो यहाँ पर आप 10⁻³ से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ से आंसर आपको ये मिल जाएगा मैथ्स का। अब इक्वेशन के अंदर आपने 3 kT/m की जो इक्वेशन है उसमें k की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। मैथ्स आप लोगों ने ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ से आएगा दिस विल बी 493 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था जी, जो बेस सिंपल था, जिसमें एवरेज आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये तो एक उसकी डेरिवेशन की हुई है। आप डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी का ये जो है वो रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है जी शो दैट द रेशियो ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस at certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses। मतलब आप लोगों ने जो मीन स्क्वायर स्पीड है उसकी रेशो निकालनी है, और वो उसको आपने मैसेज के साथ शो करना है कि वो इनवर्स आ रही है। ठीक है, तो आप खैर ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, √3 kT/m का V1 डिवाइडेड बाय V2 करेंगे तो वो मैथ्स के साथ चूंकि इन्वर्स है तो वो ऊपर नीचे टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वहां से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा जी, तो बात हो रही है कि आप इसको एक तो ये टेम्परेचर का फार्मूला जो है उसको यूज कर लें जो कि आपने पीछे पढ़ा था, तो उसके थ्रू भी, और डायरेक्ट आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये जो दूसरा मेथड है वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। आप इस तरह से कर लें कि आपको पता है कि जी मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला अगर V1 लिख रहे हैं तो इट इज √3 kT/m1 है। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। दूसरी इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो उसमें भी टेम्परेचर तो वही है, लेकिन मैथ्स के साथ आप देख रहे हैं तो M2 ये आ गया। तो आपने जस्ट क्या करना है कि जी 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इन दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे तो V1/V2 दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में दोनों टर्म्स 3 kT/m1 डिवाइडेड बाय 3 kT/m2,
यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, m2 ऊपर आ गया और m1 नीचे आ गया। सो इसको आप रेशो को फिर यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ m2 ओवर m1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था। तो इस तरह से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये उससे थोड़ी ज़्यादा सिंपल अप्रोच है, इस तरह से वो किया गया। तो सेकंड न्यूमेरिकल जो है जी वो इसका ये आंसर हो गया। जी नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है इसमें 311.3। वो कहता है जी अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ दिस। ठीक है, ड्यूरिंग कंप्रेशन कहते हैं 100 जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, डिटरमिन द फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर दे दिया आपको, वर्क डन ऑन द गैस। ये अब आप लोग कन्वेंशन पीछे पढ़ चुके थे कि अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो वर्क डन इज -100 जॉल। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम V है और फाइनल वॉल्यूम अगर हम कह दें, फाइनल वॉल्यूम जो है वो कहता है इनिशियल का हाफ है, मतलब V/2। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वो आएगा जी फाइनल माइनस इनिशियल, V/2 माइनस वी। तो ये आंसर यहाँ से -V/2 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो VF एक्चुअली यहाँ पे फाइंड करना है। वर्क डन का रिलेशन हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे इस्तेमाल किया। वर्क डन क्या होता है जी, वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन की वैल्यू -100, ये प्रेशर की वैल्यू क्या थी 1.25, 10⁵ आ गई, और चेंज इन वॉल्यूम आपने निकाला है जी -V/2। तो ये माइनस जो है जी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से V आपको मिल जाएगा सिंपल, ये उधर जाके 2 मल्टीप्लाई होके ये 200 हो गया। बाकी फैक्टर से आपने इसको मतलब डिवाइड कर देना है। तो वॉल्यूम यहाँ से आपको ये V जो है इनिशियल वॉल्यूम जो था वो ये आ गया। फाइनल वॉल्यूम आपने पढ़ा है कि इट इज V/2, तो इसका हाफ आपने सिंपल कर देना। तो इसका आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूबिक। तो थर्ड न्यूमेरिकल जो है ये सिंपल सा था, तो इसमें इस तरह से आप लोगों ने इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4। अ थर्मोडायनामिक सिस्टम undergoes a process in which its internal energy decreases by 300 joule. If at the same time 120 joule of work is done on the system, heat loss निकालनी है जी। अच्छा, एक तो ये चीज आ गई कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो वो नेगेटिव में -300 जॉल। दूसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो भी नेगेटिव होता है, तो दैट इज -120। तो हीट लॉस निकालनी है आपने। तो सिंपल एक स्टेप का न्यूमेरिकल है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दोनों की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, डेल्टा U -300 है, वर्क डन -120 है। तो Q यहाँ से हमें क्या आंसर मिल गया जी, -420 जॉल। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो ये आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कार्नोट इंजन से रेलेवेंट है। कार्नोट इंजन कहता है जी यूटिलाइजेस एन आइडियल गैस, द सोर्स टेम्परेचर इज 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसे आप T1 कहते थे, और सिंक टेम्परेचर जो है दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, आल्सो फाइंड the input from the source and heat rejected to the sink when 10,000 joule of work is done on the work is done, मतलब 10,000 joule of work is done, ये नहीं कहा कि on the system है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो है ये 7 नहीं है जी, ये 227 है। ठीक है, तो सोर्स टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही होता है, तो दिस इज 227 डिग्री सेल्सियस, और जो सिंक टेम्परेचर है वो 127 है। और आपने एक चीज पढ़ी थी कि एफिशिएंसी के फार्मूला में हम हमेशा केल्विन में टेम्परेचर यूज करते हैं, तो आपने पहले इनको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। 227 प्लस 273 500 हो गया, और ये 400, वर्क डन 10,000 जूल है। तो आपने क्या क्या निकालना है, आपने एफिशिएंसी निकालनी है, इनपुट हीट जिसे Q1 कहते हैं, और हीट रिजेक्टेड जिसे Q2 कहते हैं।
तो एफिशिएंसी का फार्मूला आपने यूज किया जी 1 - T2/T1। ठीक है, T2 इज 400, T1 इज 500। इसको सॉल्व करेंगे 0.2 परसेंटेज में ले जाएंगे तो दैट बिकम्स 20%। ठीक है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू 0.2 है, परसेंटेज में 20% है। अब एफिशिएंसी का एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट इज वर्क डन, इनपुट इज Q1। तो यहां से अगर आप Q1 अलहदा करें, वर्क डन दिया हुआ है उसने आपको 10,000 जॉल, एफिशिएंसी आपने निकाल ली है 0.2, तो यहां से Q1 आ गया जी 50,000 जॉल। अगर Q1 आ गया तो अब आप अगेन यूजिंग द फार्मूला वर्क डन विच इज Q1 - Q2, तो Q2 अब आप यहां से निकाल सकते हैं, जो कि क्या बनेगा जी Q1 - W। तो 50,000 और वर्क डन आपको कितना दिया हुआ है जी 10,000 जॉल, ये माइनस कर दिया आपने, तो आंसर आपका आ जाएगा 40,000 जॉल। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है जी, ये इस तरह से आप लोगों ने हल करना है। पहले एफिशिएंसी निकाली, फिर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली आपने Q1 निकाल लिया, और फिर इसी तरह वर्क डन के फार्मूला से आपने Q2 फाइंड कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा शामिल नहीं है जी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 7 था। मैकेनिकल इंजीनियर कहता है जी, डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन two temperatures 327 degrees Celsius and 27 degrees Celsius and claims to have an efficiency of 52%. Does he claim correctly? Explain. So temperature of source 327 है, plus 273, that will be 600। reservoir का 27 है, लो टेम्परेचर, तो ये बन जाता है जी 300 केल्विन। एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करेंगे 1 - T2/T1। तो यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो आंसर 0.5, परसेंटेज में 50%। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी इंजन की टेम्परेचर्स के रेफरेंस से कितनी आ रही है, दैट इज 50%। क्लेम कितना कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है 52%। तो इट मीन्स कि उसका क्लेम जो है वो फिर रोंग है। ठीक है, तो ये सिंपल है, यहाँ पे एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है, एक स्टेप का न्यूमेरिकल है ये। तो यहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। A heat engine performs 100 joule of work and at the same time rejects 400 joule of heat energy to the cold reservoir. What is the efficiency of the engine? तो वर्क डन दे दिए जी 100 joule, heat rejected it is for Q2 is 400 joule, heat absorbed Q1 जो है वो आप लोगों ने पहले तो आपको निकालनी होगी, और फिर वहां से हमें एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, सो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है जी, इट इज Q1 - Q2। Q1 यहाँ से आप निकाल लें, Q1 आपके पास आ जाएगा W प्लस Q2, 100 प्लस 400। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं आपको, तो Q1 इज एक्चुअली 500 जूल। एफिशिएंसी के फार्मूला में हमें Q1 रिक्वायर होता है। ठीक है, इनपुट हीट, तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट इज वर्क डन, इनपुट Q1 100 ओवर 500, दिस इज 0.2। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट बिकम्स 20%। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट न्यूमेरिकल जो है जी, वो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है जी, वो आपका कोर्स का हिस्सा नहीं है आई थिंक, क्योंकि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा एंट्रोपी के हवाले से, तो इसको आप मतलब देख लीजिएगा। तो ये एक्चुअली 8 ही है न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले 8 न्यूमेरिकल्स आपके इसमें शामिल हैं, तो इनको आप देखें। अच्छा, ये देख लीजिएगा कि 11 क्वेश्चन उसने वैसे ऐड किया हुआ है आपके कोर्स में, लेकिन इसका टॉपिक उसने ऐड नहीं किया, एंट्रोपी का टॉपिक उसने स्मार्ट सिलेबस में ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस न्यूमेरिकल के हवाले से, जो मेरा ख्याल है कि ये न्यूमेरिकल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एंट्रोपी का टॉपिक उसने शामिल नहीं किया तो उसका न्यूमेरिकल वो इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है जी, तो बाकी चलें आप देखें इसको, जो आपने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए हैं इनको ज़रा अच्छे से तैयार करें। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।